बच्चों की बुनियादी तालीम और तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन बुनियादी तालीम के लिए तो हमारे यहाँ बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, अच्छे इदारे मौजूद हैं। बच्चों को दीनी तालीम जो है वो मदरसों से मिल जाती है और दुनियावी जो तालीम है वो स्कूल से मिल जाती है। मगर बुनियादी तरबियत जो है, तरबियत और तालीम में बड़ा फ़र्क है। बुनियादी तरबियत के हवाले से हमारे यहाँ कोई इदारा मौजूद नहीं है। और क्या इदारे होने चाहिए, या ये माँ की गोद से शुरू होता है और कब्र तक इंसान के साथ जाता है? हमारे मुआशरे में बुनियादी तरबियत का फुकदान नज़र आने लग गया है और मुआशरे में बुनियादी तरबियत के फुकदान के हवाले से हम बात करेंगे कि इसको किस तरह दूर किया जाना चाहिए और ये कितना अलार्मिंग है हमारे लिए। हमारे साथ दानिश्वर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले यही बता दीजिए कि अगर किसी मुआशरे से बुनियादी तरबियत गायब होने लग जाए, उसका फुकदान पैदा होने लग जाए, तो हम आगे किन किन बुराइयों में या किन किन मसाइल का शिकार हो सकते हैं? तो इसके लिए मुझे कुछ लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बुराइयों में हम मुब्तला हो गए हैं, जो हमारे मुआशरे में नजर आ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि जब तरबियत खत्म हो जाए तो मुआशरे वैसे हो जाते हैं जैसा मुआशरा हमारा हो रहा है या होने के लिए जा रहा है। अच्छा, अब वो तरबियत खत्म क्यों हो गई, ये भी एक फैक्टर जानना चाहिए। देखिए, तरबियत की जो तरबियत गाहें हैं वो ये हैं। नंबर एक, सबसे बड़ी तरबियत गाह जो है वो खानदान होता है। खानदान से मुराद है कि उसका एक इनर सर्कल है जो पेरेंट्स हैं, उसके बाद ब्रॉडर सर्कल ऑफ खानदान है जिसमें दादा दादी, नाना नानी, सिबलिंग्स, चचा ताया, ये सारे लोग उसमें आ जाते हैं। ये खानदान है। खानदान के बाद जो दूसरी तरबियत गाह है वो हमारे तालीमी इदारे हैं, यानी स्कूल हैं, मदरसे हैं, कॉलेजेस हैं। और उसके बाद जो तीसरी तरबियत गाह है वो हमारा जनरल मुआशरा है, क्योंकि जब एक शख्स एजुकेशन के बाद किसी जॉब में जाएगा या किसी बिजनेस में जाएगा और कारोबार में जाएगा, तो उस मुआशरे की क्या इकदार होंगी, वो भी उसके लिए तरबियत गाह होगी। हम अपने मुआशरे में अंदाजा लगा लें, इन तीनों एरियाज को हम डिस्कस कर लेते हैं और इन तीनों के ऊपर हमारी जो माँ है, यानी हमारी हुकूमत एक माँ होती है। वो इन तीनों को ओवर, उसके ऊपर, उसके विंग्स के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। इन चारों को अगर हम देख लें, हमारा मुआशरा, और जिन बातों को अभी ऑफ द लाइन आप मुझसे बात कर रही थी कि एक जमाने में अपना रिस्पेक्ट करते थे, वालिदैन का एहतराम करते थे, कोई अपने वालिद के सामने ऊंचा नहीं बोल सकता था। उसकी वजह ये थी कि तो चले डरने वाली बात है ना, असातिज़ा के सामने हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि हमें पता है अगर वालिदैन को शिकायत जाएगी तो वो उन्होंने यही कहना है कि तुम्हारी गलती होगी जो वो मेरे पास आया। पड़ोसी डांट देते थे तो भी हमारे उसमें भी हमें बोलने का हक नहीं था, पड़ोसियों से डरते थे बड़ों से। तो उसमें जो खानदान था वो बतदरीज ब्रेक होना शुरू हो गया है और जो खानदान की रवायात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटनी शुरू हो गई हैं। उसके टूटने की वजह कमर्शलाइजेशन है। एक जमाने में पूरा खानदान कनात के साथ गुजार सकता था, अब इसके फैक्टर्स सिर्फ लोकल नहीं हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। जब से हमने कैपिटलिस्ट सोच के साथ ये सोचना शुरू किया है कि जितने हमारे वसाइल ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हम खुश होंगे, तो घर के तमाम अफराद उन वसाइल को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए हैं। लिहाजा माँ भी कमा रही है, वालिद भी कमा रहे हैं, घर के दूसरे अफराद भी कमा रहे हैं। उस कमाने के नतीजे में बहुत सारे पैसे आ गए हैं। उन पैसों को हमने उस तरबियत से कॉम्पनसेट करने के लिए उनको आईपैड ले दिया, उनको ट्यूटर ले दिया, उनको महंगे स्कूल में दाखिल करा दिया। हमारा ये ख्याल हुआ कि पेरेंट्स जो हैं अब अपनी तरबियत से दस्तबरदार हो गए, तो खानदान तो इस तरीके से ब्रेक हुआ। स्कूल अच्छा, अब इसका सोल्यूशन भी हम ले लेते हैं ना, ताकि हम अगर खानदान की बात कर रहे हैं तो उसका हल क्या है? क्योंकि अब ज़ाहिर है कमर्शलाइजेशन से और जो हमारी माशरती और ये जो माशी ज़रूरियात हैं उनसे तो हम दूर हो नहीं सकते, तो अब करें क्या वालिदैन? अच्छा, अब वालिदैन ये करें, वो वालिदैन को सबसे पहले ये समझाने की जरूरत है। इस सिलसिले में बहुत अरसे से मैं जाती तौर पर और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर पेरेंटिंग के कोई स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ कोई इदारा नहीं है जो बाप बनना और माँ बनना सिखाए। एक जमाने में खानदान हमारे रिलीजियस वैल्यू सिस्टम और हमारी इखलाकी वैल्यू सिस्टम के नतीजे में बगैर फॉर्मल ट्रेनिंग के भी खुद ब खुद ही ट्रेनिंग हो जाया करती थी। बच्चियां माओं से सीख लिया करती थी, दादा दादी एक रवायत के साथ सीख लेते थे। इस जमाने में जबकि वो रवायत मौजूद नहीं है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए और हमारी इंटेलिजेंसिया को सोचना चाहिए कि हमें पेरेंटिंग की बाकायदा स्कूल खोलने चाहिए और हमारे कैरिकुलम के अंदर पेरेंटिंग शामिल करना चाहिए। मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि जो हमारी बच्चियां मैट्रिक में होती हैं और हमारे जो बच्चे मैट्रिक क्लास में होते हैं, वहां एक सब्जेक्ट के तौर पर बाप बनना और माँ बनना सिखाया जाए। देखिए, आप एक बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देते हैं तो आप इंश्योर करेंगे कि उसे मोटरसाइकिल चलाना आता हो, उसके पास लाइसेंस हो,
उसके सर पे हेलमेट पहना हो। अच्छा, लेकिन एक 20-20 साल के लड़का और लड़की माँ और बाप बन जाते हैं, मोटरसाइकिल से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन एक बेबी की शक्ल में उनके पास आ जाती है, लेकिन उनको ये ही नहीं पता कि इस मशीन का मैनुअल क्या है, इसकी क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। तो एक पहला जो पहले सेगमेंट का हल ये है, ठीक है, कि हमें पेरेंटिंग। अच्छा, दूसरा रह गया स्कूल। अच्छा, अब स्कूलों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ है मेरे स्कूल में, और आप मुझसे थोड़े छोटे हैं जाहिर है, लेकिन आई एम श्योर कि आप भी उसमें ओवरलैप करते हैं। नहीं सर, हमारे स्कूल में तो आखिर में छुट्टी के बाद भी टीचर हमें बिठा लिया करता था। अगर वो देख लेता था कि ये ठीक नहीं चल रहा है, इसके नंबर कम आ रहे हैं, उसको उसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं मिल रही होती थी, लेकिन वो हमें बिठा लेता था कि बेटा तुम बैठो और हमारे साथ ये पढ़ो। देखिए, मेरा जो स्कूल था ना, फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 इस्लामाबाद में था। उस स्कूल, वो एक वसी स्कूल था, एक मुरब्बे के अंदर स्कूल था, जिसके अंदर एक फुटबॉल का ग्राउंड था, एक क्रिकेट का ग्राउंड था, एक बास्केटबॉल का ग्राउंड था, एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। अच्छा, अब वो उसमें हम 4 रुपए महीना फीस होती थी, 4 रुपए महीना। 1972 की बात कर रहा हूं मैं, जब छठी में था। अच्छा, अब जो स्कूल, अच्छा उनका लेकिन एम्फेसिस था कि किसी तरीके से एक ह्यूमेन इंसान बनाए जाएं। अच्छा, अब जो स्कूल है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर वो उनके टीचर वो नहीं है, लेकिन टीचर्स की और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि एक बाअखलाक बच्चे बनाए जाएं। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये नंबर लेने वाला बच्चा बनाया जाए जो एमडी कैट के बाद मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला जाए। सही। अच्छा, अब इस सिस्टम से भी निकल नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है उन बच्चों ने नंबर लेने हैं और सारा सिलसिला इसी तरीके से चलाना है। तो अब इनके लिए क्या हल है, वो क्या कह रहे हैं जी? अच्छा, पहले वाले का मैंने अर्ज कर दिया था, इसका हल बड़ा सिंपल है। जो अभी थोड़ा सा मैंने देखा था, हमारे मिनिस्टर एजुकेशन आपसे बात कर रहे थे, और मैं उनका बड़ी सलाहियतों का कदरदान हूं, और वो जो उन्होंने कुछ बातें जो कॉमन की थी उनकी कैरिकुलम की। देखिए, हमारे कैरिकुलम के अंदर इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए कि डॉक्टर बनने के भी नंबर आ जाएं, इंजीनियर बनने की चला जाए, इकोनॉमिक्स में भी चला जाए, मीडिया में भी चला जाए, लेकिन साथ साथ जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनके पूरे डोमेन को शामिल किया जाए कैरिकुलम के अंदर, बच्चों को सिखाया जाए। ये हमारे कैरिकुलम का ये हिस्सा नहीं है। मेरे बच्चे माशाल्लाह ग्रोन अप हैं, लेकिन मैंने उनकी एजुकेशन के दौरान उनके पूरे कैरिकुलम में देखा है, उस कैरिकुलम के अंदर जो मौजूदा हमारे मुल्क का कैरिकुलम है, मे भी अंग्रेजी बोलना सिखा दिया जाए, मे भी उनको ये सिखा दिया जाए, कुछ थोड़े से यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये सिखा दिए जाए, कुछ मैन्युरिज्म सिखा दी जाए, लेकिन अंदर से वो एक बाइखलाक ह्यूमेन। देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, हमारा पूरा सिस्टम है आई और मी का सिस्टम, लेकिन हमें सिस्टम को शिफ्ट करना है वी और अस के साथ। अगर वी पर शिफ्ट करेंगे तो वी में आ जाएगा माशरा। तो माशरे में हम क्या कर सकते हैं ऐसा ओवरऑल सोसाइटी के तौर पर? अच्छा, अब यह है कि अगर हम ये दो चीजें, ये नर्सरी है इसकी ना, बड़े बड़े आम के पौधे कैसे बनेंगे, अगर और ये सारी अच्छी क्वालिटी की होंगी तो माशरा तो खुद बहुत इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ये इस बात के लिए पॉलिटिकल विल की बड़ी जरूरत है। हुकूमत के जहन में होना चाहिए कि हमने लोगों के किरदार की तशकील करनी है, और हुकूमत में जो हो रहा होता है उससे आपको लगता है हमारे किरदारों की तशकील हो रही है या तशरीह हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे मैंने पहले खानदान का बताया, दूसरा मैंने आपको स्कूलों का बताया, जो चौथी हमारी हुकूमत, हमारी माँ है, उसका क्या रोल होता है? उसका रोल होता है कि हुकूमत और हुकूमती अफराद ये सारे हमारे हीरो के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर मुआशरे में नजर आ रहे होते हैं। जब मैं छोटा सा था और अगर मेरा शायरी में शौक था तो मैं फराज को फिजिकली देख सकता था, मैं फैज को फिजिकली देख सकता था। अगर मेरा म्यूजिक में शौक था तो मैं मेहदी हसन को देख सकता था, गुलाम अली को देख सकता था, नूर जहां को देख सकता था। अगर मेरा पेंटिंग में शौक था तो मैं सादकैन को देख सकता था, गुल जी को देख सकता था। अगर मेरा स्पोर्ट्स में शौक था तो मैं इमरान खान को देख सकता था, मियां दाद को और हसन सरदार को देख सकता था। मुझे अब बताइए इस वक्त हमारे मुआशरे का हीरो कौन है? मैं जब गौर से देखता हूं अब्दुल सत्तार ईदी और हमारे प्रोफेशन के ये अदीबुल हसन रिजवी साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारे साथ भी हैं। इसके बाद और भी होंगे, लेकिन मुझे कोई तीसरा चौथा आदमी जरा आपको बहुत ज़हन पे जोर देना पड़ेगा कि किसको कहें कि ये रोल मॉडल है हमारा। हमने तो रोल मॉडल्स बनाए हैं, ऐसे लोगों को है जो कि बस वो सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाते हैं, या फिर वो लोग जो कि किसी नेगेटिव तरीके से मशहूर हो जाते हैं, या नेगेटिविटी। पॉजिटिव लोग हम ढूंढते ही नहीं है। ये तो हमारा ओवरऑल माशरा और मीडिया जो है वो फिर इसका जिम्मेदार हो जाता है कि पॉजिटिविटी इसको लेकर आए। लेकिन बुनियादी जो अब आखिरी बात, कंक्लूडिंग बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं
अब हम करें क्या? देखिए, ये तो रोना हम रात तक रो सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स में अगर आप एक्सप्लेन कर देना अलग अलग, और वो भी स्पेसिफिकली डायरेक्ट कर दें मेरे ख्याल में वालिदैन के लिए, क्योंकि जाहिर है स्कूल का अपना मसला है, हुकूमत का अपना मसला है। पेरेंट्स क्या करें? हम घर में बैठे हुए अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए क्या 5 काम करें? मैं पेरेंट्स से भी ज्यादा नैरो करना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान में एक शख्स है, उस शख्स का नाम है जावेद इकबाल, और पाकिस्तान में 2 शख्स और हैं जो मेरे सामने टीवी पे नजर आ रहे हैं, एक खातून और एक साहब, ये मेरे दोस्त दोनों। अच्छा, हम सब का एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। मेरे बच्चे हैं, मैं एक इदारे में काम करता हूं, उसके अंदर काम करने वाले कुछ लोग हैं, तकरीबन 40 हैं, ये मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं, 40 लोग हैं जिनका मैं हेड हूं। ये 40 के 40 मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। इन सब की जिम्मेदारी, इन सब की तरबियत करना उस तरह का जो मैं एक मुसलमान पाकिस्तानी शहरी बनाना चाहता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके बच्चे होंगे, आपके बहन भाई होंगे, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में कुछ लोग होंगे। आपने बाकी दुनिया को छोड़े, आप वो जो 8 बंदे आपके नीचे हैं ना, आपको मेहरबानी करके उन 8 के अंदर वो पैदा, और उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो जो जावेद इकबाल है ना, जिसकी 40 बंदों की भी जिम्मेदारी है, वो उनके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करे कि जावेद के किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके। ये वो कुर्बानी है जो मुझे अपने ख्वाहिशात की देनी पड़ेगी, ताकि मैं एक रोल मॉडल के तौर पर अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आऊं। यही बात मैं अपने वालिदैन को कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फलां पे फजूल वक्त जाया ना करे, तो मेहरबानी करके आप ये काम करना छोड़ दें। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा 5 वक्त का नमाजी बन जाए, तो उनको कहने से पहले आप 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। अगर आपका दिल चाहता है कि आपके बच्चे को गुस्सा ना आए, तो मेहरबानी करके आज से आप गुस्सा छोड़ दीजिए। मुझे तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये नजर आता है इसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और एस्पेक्ट रह गया था, बड़ा क्विकली अगर आप बता दें, वो मैं चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सक रही, कि मुझे किसी ने कहा कि हमारे वक्तों में ओल्ड होम्स नहीं होते थे, इसलिए बच्चे अपने पेरेंट्स को जाकर ओल्ड होम्स में नहीं छोड़ते थे। तो क्या कुछ चीजें जो हम लोगों की मदद करने के लिए बना देते हैं, उससे भी वो बुराई ज्यादा फैलने लग जाती है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि जमाना बड़ा खराब है। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, तो हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि जमाना बहुत खराब आ गया है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि एक तहरीर मिली कहीं से जो कि 15,000 साल पुरानी थी, उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसको डिसाइफर करने में 4 साल लगे कि ये आखिर किस जबान में है। जब वो समझ में आ गई, जब उसको समझा गया, तो उस पर यह लिखा हुआ था कि जमाना बहुत खराब है और अब इस जमाने को तबाह हो जाना चाहिए। तो ये तो एक तरह से है, हर जमाने में जब हम मौजूद होते हैं तो हम माजी के अच्छी बातों को याद कर करके उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी बुरी बातों को। तो लेकिन जो आपने एक एक्चुअल मसला बताया है, उसका हल ये है कि हमारे पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चों के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके दरमियान एक फ्रैंकनेस है, उसका लेवल पहले की निस्बत अब ज्यादा हो गया। अब बच्चे ज्यादा लिबर्टी महसूस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को अपनी हर बात फ्रैंकली कहने की और उनके साथ करने की। इस बात को एक ही बजाय एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ग्रैब करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है कि मेरा बच्चा जो है वो सिगरेट, उसने किसी को पीते हुए देखा तो उसने आके मुझे कहा, अब्बू हमारी क्लास में 4 लोग सिगरेट पी रहे थे। तो पहले जमाने में मुंह पे थप्पड़ पड़ता था, अब ये अपॉर्चुनिटी है। अब वो क्या, अच्छा से बेटा मुझे बताओगे के बारे में। अब उस बच्चे ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, तो वो अपनी तरबियत उन बदमाश लड़कों से सीखने की बजाय मुझे कह रहा है कि मेरी तरबियत करें। बिल्कुल, हमारे बच्चे गुस्ताखी करते हैं, तो हमें इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ और शेयरिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल, आपने वक्त निकाला।